हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी लगातार कर रहे होंगे। इस चैप्टर में अभी तक हम 3 मॉडल कंप्लीट कर चुके हैं। वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, मोदिग्लियानी एंड मिलर मॉडल, राइट। लेकिन अभी हमें 2 मॉडल और डिस्कस करने हैं, तब जाकर ये चैप्टर हमारा ओवर होगा। ग्रैम एंड डॉड मॉडल और उसके बाद है लिंटनर मॉडल। इन दोनों मॉडल को मैं इस पर्टिकुलर क्लास में ही कंप्लीट करा दूंगा, ताकि ये जो चैप्टर है हमारा डिविडेंड डिसीजन का, इस क्लास में ओवर हो जाए, राइट। लिखेगा प्लीज फोर्थ मॉडल। फोर्थ मॉडल है ग्रैम एंड डॉड मॉडल। इसको आप ट्रेडिशनल मॉडल भी कह सकते हैं, राइट। इसको आप ट्रेडिशनल मॉडल भी कह सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मॉडल इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। इस मॉडल से कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, राइट। लेकिन फिर भी सिलेबस का पार्ट है ये हमारा, तो इस मॉडल को भी हम लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करेंगे पहले, और उसके बाद इस मॉडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, राइट। हाँ जी सर, एक बार भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया इस मॉडल से, तो आप समझ सकते हैं कि ये मॉडल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आ सकता है। इस वजह से हम इस मॉडल को भी डिस्कस करेंगे लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली। लिखिएगा नेक्स्ट, ग्रैम एंड डॉड मॉडल को आप ट्रेडिशनल मॉडल भी बोल सकते हैं, या बर्ड इन हैंड मॉडल भी कह सकते हैं, राइट। ट्रेडिशनल मॉडल भी कह सकते हैं इसको आप, या बर्ड इन हैंड मॉडल भी बोल सकते हैं, ओके। इस मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करने से पहले मैं प्राइस अर्निंग रेशो के रिगार्ड में अगेन डिस्कस करना चाहता हूं, ओके। तो मेरे साथ ही ध्यान से लिखना। आप सब जानते हैं प्राइस अर्निंग्स रेशो कैसे कैलकुलेट होता है। हाँ जी सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में मैंने फर्स्ट टाइम प्राइस अर्निंग रेशो का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, और वहां भी हमने इसका यूज किया था। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में भी यूज किया था, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी हमने प्राइस अर्निंग रेशो की हेल्प से मार्केट प्राइस फिगर आउट किया था, याद होगा आपको। तो प्राइस अर्निंग्स रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, MPS, जिसको आप P0 भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाई EPS, जिसको आप सिंपली E बोल सकते हैं, ओके सर। यदि मैं इस रेशो की हेल्प से मार्केट प्राइस निकालूं तो कैसे कैलकुलेट होगा सर, EPS इनटू में प्राइस अर्निंग रेशो, ओके। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, MPS या P0 कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन में हमें गिवन है EPS 15 रुपीज़ गिवन है बच्चों। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, और एग्जाम्पल में अर्निंग पर शेयर हमें ऑलरेडी गिवन है, और साथ के साथ प्राइस अर्निंग रेशो भी गिवन है। मैं मान लेता हूं प्राइस अर्निंग रेशो 8 टाइम्स है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 120 रुपीज आएगा। यस सर, इसका मतलब मार्केट प्राइस, इसका मतलब ये हुआ मार्केट प्राइस 120 रुपीज आ गया विद द हेल्प ऑफ EPS एंड प्राइस अर्निंग रेशो, ओके सर। एक इंपॉर्टेंट बात ये है, ये बेसिकली क्या है सर, ये है EPS, इसको बोलेंगे EPS, ओके सर। और ये क्या है बेसिकली, इसको हम कहेंगे PE रेशो,
यही मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने एक दोबारा लिख दिया। एक और बात, ईपीएस के हमारे दो पार्ट हो सकते हैं। ईपीएस में से कुछ पार्ट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है और कुछ पार्ट कंपनी रिटेन कर सकती है। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर के दो पार्ट हो सकते हैं। आप ऑलरेडी ये बात जानते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया डिविडेंड और यहां लिख दिया रिटेन अर्निंग्स, राइट। अर्निंग पर शेयर के हमारे दो पार्ट हो सकते हैं, एक पार्ट होगा डिविडेंड और दूसरा पार्ट होगा रिटेन अर्निंग्स। ओके बच्चों, हाँ जी सर। इनटू में पीई रेशियो में सेम ही रखता हूं, ध्यान से देखते रहना बच्चों प्लीज। ये आ जाएगा 120 रुपीज। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात, ये पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। देखिए, अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर के हमारे दो पार्ट हो सकते हैं, एक होगा डिविडेंड और दूसरा होगा आरई, दैट इज रिटेन अर्निंग्स। ओके सर। और यदि आप नोटिस करेंगे तो प्राइस अर्निंग रेशियो तो ऑलरेडी गिवन है, अर्निंग पर शेयर भी ऑलरेडी गिवन है। बस मैंने क्या किया, अर्निंग पर शेयर को सेग्रीगेट कर दिया डिविडेंड के रूप में और रिटेन अर्निंग्स के रूप में। इसका मतलब डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग्स करेंगे तो वही हमारी अर्निंग्स आ जाएंगी पर शेयर। और यहां मैंने ऑलरेडी ये लिख दिया। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं मान लेता हूं, वैसे तो हमें अर्निंग पर शेयर इस एग्जांपल में 15 रुपए गिवन है। मैं मान लेता हूं कि मैंने एज ए कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 5 रुपए हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बताइए कंपनी ने रिटेन कितना किया होगा? सर रिटेन किया होगा 7 रुपीज। इनटू में प्राइस अर्निंग रेशो 8 टाइम्स ही आएगा। अब मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि 120 ही आएगा या कुछ और हो जाएगा। सर यदि आप अर्निंग पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशो की हेल्प से मार्केट प्राइस निकालना चाहते हैं तो सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि डिविडेंड कितना दें, कितना रिटेन करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मार्केट प्राइस अनअफेक्टेड होगा, मार्केट प्राइस अफेक्ट नहीं होगा। किसकी वजह से? डिविडेंड आपने कितना दिया अर्निंग में से, कितना रिटेन करके रखा, इसकी वजह से मार्केट प्राइस अफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि मार्केट प्राइस जो हमने यहां 120 रुपीज निकाला है उसके लिए हमारे पास यहां पर बेस है अर्निंग पर शेयर रादर देन डिविडेंड और रिटेन अर्निंग्स। क्लियर है बच्चों? इसका मतलब मैं डिविडेंड 5 रुपए दूं या ज्यादा दूं या कम दूं, मैं रिटेन अर्निंग 7 रुपए हो या उससे कम रखी जाए या उससे ज्यादा, मार्केट प्राइस 120 रुपीज पर कोई फर्क है सच नहीं पड़ने वाला। बात समझ गए? क्योंकि जो मार्केट प्राइस 120 रुपीज है उसको निकालने के लिए हमने बेस लिया है यहां पर क्या, यहां पर हमने बेस कंसिडर किया है अर्निंग पर शेयर को, अर्निंग पर शेयर को और प्राइस अर्निंग रेशो को बेस लिया है 120 रुपीज मार्केट प्राइस निकालने के लिए। अर्निंग पर शेयर में से कितना आपने डिविडेंड दिया, अर्निंग पर शेयर में से कितना आपने रिटेन करा, वो हमारे लिए इररेलेवेंट होगा, वो हमारे लिए इररेलेवेंट होगा एज ए मार्केट प्राइस। ओके बच्चों? यस सर। एक मैंने ये वाला केस लिया, दूसरी सिचुएशन ले लेता हूं। ये मैंने लिया 10 रुपए, अब मैंने 10 रुपए डिविडेंड लिया। इसका मतलब रिटेन अर्निंग्स कितनी होंगी? 5 रुपीज, क्योंकि टोटल अर्निंग्स पर शेयर 15 रुपीज है। 15 रुपीज अर्निंग पर शेयर में से डिविडेंड हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10 रुपए। ओके सर। और 5 रुपए हमारी रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगी। 8 टाइम्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताएं जरा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और केस ले लेते हैं, चलिए मान लेते हैं ये है हमारा 6 रुपीज और ये आ जाएगा कितना, ये आएगा 9 रुपीज। अब बताइए कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट प्राइस 120 जो निकाला जा रहा है ना, कैलकुलेट हो रहा है, उसके पीछे बेस हमने लिया है अर्निंग पर शेयर। उस अर्निंग में से कितना डिविडेंड दें, कितना रिटेन कर रहे हैं, वो हमारे लिए इररेलेवेंट होगा टू कैलकुलेट दी मार्केट प्राइस। ये तो बड़ी सिंपल सी बात मैंने आपके सामने डिस्कस की।
एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यदि आप नोटिस करेंगे, चलो मार्केट प्राइस तो अनअफेक्टेड है, लेकिन आप नोटिस करें 6 रुपए हमारा डिविडेंड है एक शेयर पर। शेयर होल्डर को कंपनी 6 रुपए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लास्ट केस में 9 रुपी रिटेन करके रखेगी। यदि आप इस वाले केस में देखें तो 10 रुपीज डिविडेंड पे किया और 5 रुपीज कंपनी ने रिटेन किया। लास्ट इस वाले केस में चेक करें तो इसमें 5 रुपीज डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और 7 रुपीज, सॉरी बच्चों, यहां 7 नहीं आएगा, यहां 7 नहीं आएगा, यहां बेसिकली 10 आएगा, क्योंकि अर्निंग पर शेयर 12 रुपीज नहीं है, 15 रुपीज है। तो 5 रुपीज हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, 10 रुपए रिटेन अर्निंग्स हुई, इस तरीके से 15 रुपए आ गया आपका अर्निंग पर शेयर। उसको मल्टीप्लाई किया आपने 8 टाइम से, 120 रुपीज आ गया। ओके सर, दूसरी सिचुएशन में मैंने डिविडेंड पर शेयर 10 रुपीज लिया, रिटेन अर्निंग्स 5 रुपीज रह जाएंगी, तो ये भी 120 ही आएगा। इसके अलावा मैंने 6 रुपीज प्लस 9 रुपीज लिया, तब भी 120 है। इसका मतलब डिविडेंड कम हो ज्यादा हो, रिटेन अर्निंग कम हो ज्यादा हो, मार्केट प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज पर प्राइस अर्निंग रेशियो। क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी सर। एक बात आपसे और करनी है मुझे, वो ये, यदि आप शेयर होल्डर हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, यदि आप शेयर होल्डर हैं तो किस सिचुएशन में आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, किस सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब किस सिचुएशन में आप रहना चाहेंगे? सर मतलब क्या? मतलब ये बच्चों कि यदि कंपनी आपको 5 रुपए डिविडेंड देती है एक शेयर पर, ये सिचुएशन हो गई हमारी ये वाली। ओके, ये दूसरी सिचुएशन में आपको कंपनी एक शेयर पर डिविडेंड दे रही है 10 रुपए, ठीक है। तीसरी सिचुएशन हो गई जिसमें कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है 6 रुपए, 9 रुपीज कंपनी की रिटेन अर्निंग्स हैं। ओके सर, 10 रुपीज डिविडेंड दिया, 5 रुपीज रिटेन अर्निंग्स है, 5 रुपीज डिविडेंड दिया, 10 रुपीज रिटेन अर्निंग है। तो बताइए किस सिचुएशन में आप ज्यादा अच्छा फील करेंगे, ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे? सर यदि हम शेयर होल्डर हैं तो हम तो इस वाली सिचुएशन में ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। इस सिचुएशन में इसलिए क्योंकि सर एक शेयर पर हमें, इस सिचुएशन में इसलिए क्योंकि सर हमें एक शेयर पर 10 रुपए मिल रहा है, तो हमारी एक शेयर पर इनकम एज ए शेयर होल्डर, एज ए इक्विटी शेयर होल्डर 10 रुपए है, तो हमारी इनकम काफी ज्यादा है। बाकी फर्स्ट केस में 5 रुपए एक शेयर पर डिविडेंड दिया, लास्ट केस में 6 रुपए में दिया। तो सर यदि तीनों सिचुएशन में से आपने हमसे पूछा है कि आप इक्विटी शेयर होल्डर हैं, कौन सी सिचुएशन में आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आप मुझे बता रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपने सबने ये जवाब दिया कि सर ये वाली जो सिचुएशन जो आपने हाईलाइट की है, एरो लगाया है जिस सिचुएशन के सामने, मतलब 10 रुपए डिविडेंड दिया एक शेयर पर, 5 रुपए कंपनी ने रिटेन किया, तो एज ए शेयर होल्डर, एज ए इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी मुझे 10 रुपए एक शेयर पर डिविडेंड मिल गया। मेरी एक्चुअल इनकम 10 रुपए हो गई एक शेयर्स पर। बात समझ गए? एक शेयर पर 10 रुपए मेरी एक्चुअल इनकम हो गई, और जितने भी शेयर्स मैंने परचेज किए मल्टीप्लाई करेंगे 10 रुपए से, तो उतनी मेरी टोटल एक्चुअल इनकम आ जाएगी। उस एक्चुअल इनकम का मैं अपने हिसाब से एज ए शेयर होल्डर खर्च कर सकता हूं, राइट, इन्वेस्ट कर सकता हूं उसको, या उसको मैं पर्सनल पर्पस से यूज कर सकता हूं। 6 रुपए के कंपैरिजन में बच्चों, इसके कंपैरिजन में ये सिचुएशन सबसे ज्यादा फ्रूटफुल सिचुएशन है। कौन सी? ये सिचुएशन सबसे ज्यादा फ्रूटफुल है जिस सिचुएशन में डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है शेयर होल्डर को। तो यदि शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम आगे प्रोसीड करें तो शेयर होल्डर ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है, ज्यादा खुश हो रहा है जब उसको डिविडेंड रिटेन अर्निंग्स के कंपैरिजन में ज्यादा दिया जा रहा है। मतलब कंपनी रिटेन कम कर रही है, कंपनी रिटेन कम कर रही है, इक्विटी डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो यदि शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शेयर होल्डर किसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेगा? रिटेन अर्निंग्स और डिविडेंड, दो फैक्टर में से यदि आप एक फैक्टर को चूज करना चाहते हैं
तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होगा, ज्यादा वेट वाला फैक्टर कौन सा होगा, ज्यादा वेट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होगा, डिविडेंड या रिटेन अर्निंग्स, डिविडेंड या रिटेन अर्निंग्स, डिविडेंड या रिटेन अर्निंग्स, प्लीज बताएं। सर डिविडेंड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, हम रिटेन अर्निंग के कंपैरिजन में उसको ज्यादा वेट देंगे, हम ऐसा कहना चाह रहे हैं। बच्चों मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आप इस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं, इसी तरीके से मेरे क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं, राइट। आपने कहा डिविडेंड को हम ज्यादा वेट देंगे, रिटेन अर्निंग के कंपैरिजन में डिविडेंड को ज्यादा वेट देंगे, ये बात हमें आपको बतानी है। मैंने मान लिया बच्चों आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसके रिगार्ड में मैं आगे लिख देता हूं एरो लगा के, दैट इज डिविडेंड मोर इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना बच्चों, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा अब इसका। मोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और ये है बेसिकली, ये क्या है, ये है सर दैट इज रिटेन अर्निंग्स लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर, या एलिमेंट भी आप कह सकते हैं, लेस इंपॉर्टेंट एलिमेंट देन दी डिविडेंड। यहां भी मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, मोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट देन दी रिटेन अर्निंग्स। ओके बच्चों, हाँ जी सर, आप ज्यादा कंफर्टेबल 10 रुपए में फील कर रहे थे, रिटेन अर्निंग्स से ज्यादा आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। रिटेन अर्निंग को आप सेकंड प्रायोरिटी में रखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी मोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ज्यादा वेट किसको देंगे, ज्यादा वेट आप असाइन करेंगे डिविडेंड को, डिविडेंड को आप ज्यादा वेट असाइन करेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिविडेंड रिटेन अर्निंग के कंपैरिजन में, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, सिंपली शेयर होल्डर के लिए। तो मैं एक काम और कर सकता हूं, यहां लिख सकता हूं दैट इज मोर वेट असाइंड, दैट इज मोर वेट असाइंड देन दी। बच्चों इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करें, मोर वेट यूज करें, एक ही बात है, मोर वेट असाइंड देन दी रिटेन अर्निंग्स। प्लीज इस बात को ध्यान में रखें, ओके। बाकी बच्चों यदि आप नोटिस करेंगे इस फैक्टर को सेम रहना पड़ेगा, प्राइस अर्निंग रेशियो को ये भी सेम आएगा, ओके सर। लेकिन यदि वेट की बात करें, इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात करें, तो शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है देन दी रिटेन अर्निंग्स। अब आ जाते हैं आगे। अब देखिए ये जो ग्राम एंड डॉड मॉडल है, जैसे मैंने कहा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल नहीं है, ओके सर। तो देखिएगा इस मॉडल के अकॉर्डिंग P0 कैलकुलेट होगा m इंटू में D प्लस E डिवाइडेड बाई 3। सर ये तो मॉडल, इसका मतलब सर क्या हमें ये रटना पड़ेगा? नहीं बच्चों, रटना नहीं पड़ेगा। अभी मैंने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट ये डिस्कस करा ना, इससे पहले ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस किया, इसी की हेल्प से हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। किसको सर? P0 इज इक्वल टू m इंटू में D प्लस E डिवाइडेड बाई 3। चलिए देख लेते हैं जरा। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने क्या सीखी ऊपर, कि जो डिविडेंड है उसको शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा वेट असाइन करेगा, ज्यादा वेट देगा। यदि डिविडेंड का वेट देखें रिटेन अर्निंग के कंपैरिजन में, तो डिविडेंड का वेट ज्यादा होगा, रिटेन अर्निंग का वेट कम होगा। डिविडेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा शेयर होल्डर के लिए, रिटेन अर्निंग कम इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। वो इसलिए क्योंकि डिविडेंड एक्चुअल इनकम होगी शेयर होल्डर की, उसका वो अपने हिसाब से यूज कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, इसलिए। ओके सर, समझ गए। तो P0 कैसे कैलकुलेट होगा? P0 कैलकुलेट होगा एज पर दिस मॉडल, एज पर ट्रेडिशनल मॉडल, एज पर ग्राम एंड डॉड मॉडल। P इज इक्वल टू M। M का मतलब है मल्टीप्लायर। अभी आते हैं इस पर। D का मतलब आप समझ गए डिविडेंड पर शेयर,
और ई का मतलब है अर्निंग पर शेयर। ओके बच्चों, हाँ जी सर, मैं लिखवा देता हूं और फिर इसके बाद इसको डेराइव करेंगे ऊपर वाले कॉन्सेप्ट के साथ। देखिएगा प्लीज, लिखें वेयर एम का मतलब है मल्टीप्लायर, एम का मतलब है मल्टीप्लायर, जस्ट लाइक पीई रेशो, मतलब हमने ऊपर पीई रेशो यूज किया ना मार्केट प्राइस निकालने के लिए, पीई रेशो यूज किया 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8 टाइम्स। ओके बच्चों, इसी पीई रेशो को, इसी पीई रेशो को ग्रैम एंड डॉड ने, ग्रैम एंड डॉड ने, ग्रैम एक नाम है बेसिकली, बेंजामिन ग्रैम और डेविड डॉड, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने ये मॉडल डेवलप किया, इसीलिए दोनों ने मिलकर एक साथ डेवलप किया। दोनों ने मिलकर, बेंजामिन ग्रैहम और डेविड डॉड, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने ये मॉडल डेवलप किया एक साथ मिलकर, इसीलिए इन दोनों के नाम पर ये मॉडल का नाम पड़ गया। कभी कभी इसको ट्रेडिशनल मॉडल या बर्ड इन हैंड मॉडल भी कहा जाता है। राइट, रिटेन अर्निंग्स किसके पास होगी? हालांकि रिटेन अर्निंग्स पर भी अधिकार शेयर होल्डर्स का होगा, ये मैं कॉन्सेप्ट आपके सामने काफी बार डिस्कस कर चुका हूं पहले ही। लेकिन रिटेन अर्निंग कंपनी के पास होगी, हमारे पास क्या होगा? डिविडेंड। तो डिविडेंड को ज्यादा वेट दिया जाएगा, रिटेन अर्निंग को कम वेट दिया जाएगा। राइट, ओके सर, ये बेसिक सी बात है। तो जो ये ग्रैम एंड डॉड मॉडल है, इन्होंने पी रेशो की जगह, ग्रैम एंड डॉड मॉडल ने पी रेशो की जगह क्या यूज किया? पीई रेशो की जगह इन्होंने यूज करा मल्टीप्लायर। ग्रैम एंड डॉड ने पीई रेशो की जगह क्या यूज किया? क्योंकि इनको अपना मॉडल बनाना है तो इनको अपनी बात बतानी है, इनको अपनी बात को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो इन्होंने मल्टीप्लायर वर्ड यूज किया, एम यूज करा इंस्टेड ऑफ पीई रेशो इन नॉर्मल कॉन्सेप्ट। राइट, ओके सर, तो सर हमें समझ में आ गया। वैसे इन्होंने अपनी बात कहनी चाहिए, पी रेशो की जगह इन्होंने मल्टीप्लायर यूज कर लिया। दैट्स इट, दैट्स इट। ओके सर, इसी वजह से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डी का मतलब तो आप जानते हैं, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। इसके अलावा ई, अर्निंग्स पर शेयर। सर ये 3 कहां से आ गया? बच्चों, जब इन्होंने इसको पूरा मतलब डेवलप किया, अपनी बात कहना चाहिए, मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना चाहा ग्रैम एंड डॉड ने मिलकर, तो इन्होंने जो भी रिसर्च वगैरह किया उसको कंक्लूड करा, वहां से 3 आया। बात समझ गए? अब इसकी डेरिवेशन करते हैं, जरा देखो, जरा ध्यान से देखना, जरा प्लीज ध्यान से देखते हैं। डेरिवेशन देखिए, P0 क्या होगा बच्चों? पीई रेशो, ये हम जानते हैं ऑलरेडी, अभी मैंने इसको डिस्कस भी करा काफी बार, रिपीट भी किया। और यहां पर क्या आएगा? ईपीएस। ओके सर, ईपीएस के 2 पार्ट होंगे जी, एक होगा डिविडेंड और दूसरा पार्ट होगा रिटेन अर्निंग्स। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने इस फॉर्मूले को लिखने से पहले आपके सामने डिस्कस किया था, ठीक है ना? हाँ जी सर, अब आ जाते हैं ग्रैम एंड डॉड मॉडल की बात। पीई रेशो की जगह इन्होंने क्या वर्ड यूज किया? पी रेशो की जगह, और ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें, डी इन्होंने यूज किया। ओके बच्चों, डी भी इन्होंने यूज किया। और बच्चों यहां पर ई डिवाइडेड बाई 3 इन्होंने यूज किया। अब जरा ध्यान देते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एम का मतलब मल्टीप्लायर, मतलब पी रेशो के इक्वल है ये, डी एज इट इज आएगा। और ई का मतलब क्या होगा? सर ई का मतलब हम जानते हैं, बोलो क्या होगा? ई का मतलब डी प्लस ई, पी एस का मतलब होगा डी प्लस आर ई। तो मैं यहां लिख रहा हूं डी प्लस आर ई। और बच्चों डिवाइडेड में 3 रहेगा, क्योंकि इन्होंने कंक्लूड किया, जब भी इन्होंने ये मॉडल डेवलप किया था, फॉर्मूला डेवलप किया था मार्केट प्राइस निकालने के लिए, तो इन्होंने सर्च वगैरह रिसर्च वगैरह की होगी, तो उसका कंक्लूजन है 3। तो बच्चों देखिएगा, एम आ गया, अब एलसीएम लेंगे तो 3D हो गया ये। हाँ जी, एक डी ऑलरेडी है,
आर ई का मतलब रिटेन अर्निंग्स, यस सर, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा एम इंटू में 4D प्लस रिटेन अर्निंग्स डिवाइडेड बाई 3। और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था यदि शेयर होल्डर से पूछें, मैंने जैसा आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि भाई आप डिविडेंड को ज़्यादा तरजीह देंगे, डिविडेंड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्या डिविडेंड को ज़्यादा वेट देंगे रिटेन अर्निंग के कंपैरिजन में, तो आपने आंसर किया हाँ जी सर, डिविडेंड को ज़्यादा वेट देंगे क्योंकि डिविडेंड हमारे हाथ में होगा। रिटेन अर्निंग पर भी हमारा अधिकार है, लेकिन रिटेन अर्निंग कंपनी की है, कंपनी के पास है, वो मिले ना मिले पता नहीं, लेकिन जो हमारे हाथ में है अभी फिलहाल डिविडेंड, उस पर हमारा अधिकार है, उसको हम फटाफट अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। रिटेन अर्निंग पर अधिकार तो है, रिटेन अर्निंग पर, लेकिन हम उसका ज्यादा तुरंत यूज नहीं कर सकते, इसलिए रिटेन अर्निंग की का जो वेट होगा डिविडेंड के कंपैरिजन में ज्यादा कम होगा, रिटेन अर्निंग का वेट कम होगा, डिविडेंड का ज्यादा होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहां से भी, यहां से देखा, क्या देखा, रिटेन अर्निंग के कंपैरिजन में, रिटेन अर्निंग के, एक सेकेंड, एक काम करते हैं, रुकिए, रिटेन अर्निंग के कंपैरिजन में तो बच्चों P0 कैलकुलेट होकर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा खुला खुला लिखता हूं तब आप देख पाएंगे, 4D प्लस RE डिवाइडेड बाई 3। अब आप देखें ध्यान से, रिटेन अर्निंग के कंपैरिजन में डिविडेंड को वेट कितना दिया है, रिटेन अर्निंग के कंपैरिजन में डिविडेंड को 4 टाइम्स का वेट है, मतलब डिविडेंड इज 4 टाइम्स, डिविडेंड इज 4 टाइम्स मोर, डिविडेंड इज 4 टाइम्स मोर, डिविडेंड इज 4 टाइम्स मोर देन दी रिटेन अर्निंग्स। बात समझ गए? तो ये बात मैंने बिल्कुल सही लिखी, आपसे बिल्कुल सही पूछी और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि डिविडेंड मोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा देन दी रिटेन अर्निंग। आगे मैंने लिखा, दैट इज, क्या लिखा मैंने यहां पर, दैट इज मोर वेट असाइन। तो मोर वेट का मतलब कितना है, 4 टाइम्स, डिविडेंड इज गिवन 4 टाइम्स वेट एज कंपेयर टू रिटेन अर्निंग्स बाई ग्रैम एंड डॉड। ओके, अपने मॉडल में इन्होंने रिटेन अर्निंग्स को ज्यादा वेट दिया डिविडेंड के कंपैरिजन में, सॉरी रिटेन अर्निंग के कंपैरिजन में डिविडेंड को ज्यादा वेट दिया ग्रैम एंड डॉड ने। बात समझ पा रहे हैं? तो ये मैंने जो डेरिवेशन की है ये बेसिकली यही है। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, PE इज इक्वल टू 4D प्लस RE डिवाइडेड बाई 3। लेकिन बच्चों मैं यही कहूंगा, सजेस्ट यही कहूंगा, ये तो मैंने डेरिवेशन आपको फाइनली बताई, लेकिन आपको जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इस तरीके का, ठीक है ना, जिसके चांसेस काफी कम है, तो बच्चों आप ये यूज करना, समझ गए ना। इससे ज्यादा डिस्कशन की हमें कोई रिक्वायरमेंट है सच नहीं है, फिर भी मैंने काफी टाइम इस पर लगा दिया। बात समझ पा रहे हैं जी? हाँ जी सर। और मुझे उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज करें नोट डाउन क्विकली। देखिए मैंने यहां ये PE रेशो यूज किया, PE रेशो की जगह ग्रैम एंड डॉड ने मल्टीप्लायर वर्ड यूज किया और EPS के 2 पार्ट कर दिए, EPS के 2 पार्ट कर दिए ग्रैम एंड डॉड ने, D प्लस E डिवाइडेड बाई 3। ये ओरिजिनल फॉर्मूला उन्होंने दिया था और जब उन्होंने रिसर्च वगैरह की तो 3 कंक्लूड किया उन्होंने, डिवाइड में इसलिए 3 आ रहा है, तो M को मल्टीप्लायर कहेंगे, D मैंने एज इट इज रखा, E के मैं 2 पार्ट कर सकता हूं, D प्लस RE दैट इज रिटेन अर्निंग डिवाइड बाई 3। एलसीएम लेंगे इसका हम बच्चों, एलसीएम लेंगे तो फाइनली कितना आएगा, फाइनली 3D आएगा, D इधर ऑलरेडी है, D और RE, और फिर फाइनली 4D होगा, RE होगा डिवाइडेड बाई 3 और ये मल्टीप्लायर। क्लियर है या नहीं है? हाँ जी सर, जल्दी से आप नोट डाउन कर लें प्लीज। इसके बाद बुक में 2 क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, स्टडी मटेरियल के हैं आई थिंक, वो दोनों क्वेश्चन मैं क्विकली आपको करा देता हूं। ठीक है बच्चों, मैं दोनों क्वेश्चन वो क्विकली आपको करवा देता हूं, फिर उसके बाद हम लिंटनर मॉडल की बात करेंगे। चलिए जरा देख लेते हैं, ये दोनों क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से ही लिए गए हैं। मैं पहले आपको 32 क्वेश्चन कराऊंगा। द इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। द इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी रिगार्डिंग द इक्विटी शेयर्स ऑफ M लिमिटेड इज गिवन बिलो। मार्केट प्राइस हमें ऑलरेडी गिवन है, P0 58.33,
डिविडेंड पर शेयर जिसको हम डी बोलेंगे ऑलरेडी गिवन है 5 रुपीज, और मैंने कहा ग्रैम एंड डॉड ने पीई रेशो की जगह मल्टीप्लायर यूज किया, राइट। और मल्टीप्लायर हमारा कितना है 7 है, टाइम्स भी लिख सकते हैं। ओके सर, तो ग्रैम एंड डॉड अप्रोच टू डिविडेंड पॉलिसी कंप्यूट करना है हमें क्या, ईपीएस। ओके सर, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए प्लीज, डेरिवेशन के बाद जो फॉर्मूला निकल कर आया 4D प्लस RE डिवाइडेड बाई 3, ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो ओरिजिनली ग्रैम एंड डॉड ने सजेस्ट किया, मतलब ये वाला। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 33 है P0 M D प्लस E डिवाइडेड बाई 3, इसी का मैंने डेरिवेशन किया था ऊपर, और वो बन गया था क्या, वो बन गया था 4D प्लस RE डिवाइडेड बाई 3। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला ही यूज करेंगे जो ओरिजिनली सजेस्ट किया गया। देखिए मार्केट प्राइस ऑलरेडी गिवन है, यहां लिख सकते हैं यूजिंग ग्रैम एंड डॉड मॉडल या ट्रेडिशनल मॉडल या बर्ड इन हैंड मॉडल। बर्ड मतलब यहाँ पे डिविडेंड को माना है, इसीलिए डिविडेंड जो है हाथ में वो रिटेन अर्निंग के कंपैरिजन में ज़्यादा बेनिफिशियबल है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको बर्ड इन हैंड मॉडल भी कहा गया। 58.33 आई थिंक, एक सेकेंड, 58.33, यस सर। मल्टीप्लायर 7 है, और डी का मतलब है यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर दैट इज 5 रुपीज। अर्निंग पर शेयर हमें कैलकुलेट करनी है, डिवाइडेड बाई 3 रहेगा। 58.33, ये 7 आएगा, ये 15 हो गया, प्लस ई हो गया, डिवाइडेड बाई 3। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 58, चलो मैं लिख देता हूँ पहले, 58.33 इंटू में 3, और ये हो गया 105 प्लस 7E। अब मल्टीप्लाई तो करना होगा आपको, 58.33 इंटू में 3, ये आ गया 174.99 माइनस 105 7E, तो माइनस कर देते हैं 105, तो ये आ गया 69.99 डिवाइडेड बाई 7, ये होगा E। देयरफॉर E कितना होगा, 7 से डिवाइड कर देते हैं, E होगा 10 रुपीज। 9.99857 आ रहा है, 9.99857 आ रहा है, जिसको मैं 10 कह सकता हूं अप्रोक्सीमेटली। चलिए, तो क्वेश्चन 33 हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन ही आएंगे तो अभी तक तो नहीं आए एग्जाम में इस मॉडल से रिलेटेड। और जो नेक्स्ट मॉडल हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन करने के बाद, लिंटनर, उससे भी क्वेश्चन नहीं आया कभी भी एग्जाम में अभी तक, लेकिन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसको ध्यान में रखकर आपको केवल और केवल इसी क्लास को फॉलो करना है बस। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया अभी इसका आधे घंटे, बहुत मैंने इज्जत दे दी, आधे घंटे कॉन्सेप्ट रिपीट करा, एक एक चीज को रिपीट किया, नहीं तो ये 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है बस, फिर भी मैंने काफी रेस्पेक्ट दी। उसके बाद हम लिंटनर मॉडल को भी और रेस्पेक्ट देंगे, क्या पता एग्जाम में आ जाए, कोई नहीं कह सकता। चलिए, अभी तक नहीं आया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आगे भी नहीं आएगा, आगे आ सकता है आपके एग्जाम में। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 है ना, अरे नहीं सर 33 है सर, आपने 34 लिख दिया, अब नहीं हटेगा, देखो ये वैसे हट जाता है। 33 डिविडेंड पे आउट रेशियो हमें ऑलरेडी गिवन है 40%। ओके सर, इफ द कंपनी फॉलोज ट्रेडिशनल अप्रोच, यहां भी हमें ट्रेडिशनल अप्रोच ही फॉलो करनी है। टू डिविडेंड पॉलिसी विद अ मल्टीप्लायर है हमारा 9,
हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है पीई रेशो। सर आपने बताया तो था कि पीई रेशो की जगह मल्टीप्लायर यूज कर लिया है ग्रैहम एंड डॉड ने। तो सर हम पीई रेशो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? मैंने कहा जस्ट लाइक पीई रेशो, एग्जैक्ट नहीं बोला मैंने कि पीई रेशो ही एग्जैक्टली मल्टीप्लायर है, नहीं। सिमिलरली सिमिलर टर्म्स में जो पीई रेशो होता है, सिमिलर टर्म्स में उसको मल्टीप्लायर मान लिया जाता है ग्रैहम एंड डॉड मॉडल के अकॉर्डिंग। एग्जैक्ट नहीं होते दोनों चीजें सेम। तो हमें पी रेशो कैलकुलेट करना है, और वो कैसे कैलकुलेट करना है देखते हैं जरा। देखिए हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो जो चीजें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। मल्टीप्लायर हमें गिवन है, हाँ जी सर, मल्टीप्लायर हमें गिवन है जिसको हम स्मॉल m से शो करेंगे, और मल्टीप्लायर है 9, लिख दिया मैंने 9। ओके सर, आगे डिविडेंड, डिविडेंड पे आउट रेशियो भी हमें गिवन है, ये है 40%। किस पर बेस्ड होता है? 40% ऑफ EPS। अब मालूम नहीं है, लेट दी अर्निंग पर शेयर बी रुपीज ई, मैंने मान लिया अर्निंग पर शेयर मालूम नहीं है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? पीई रेशो कैलकुलेट करना है। और पीई रेशो कैसे निकलता है? पीई रेशो निकलता है MPS, जिसको आप P0 से डिनोट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय EPS। इसको कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और दो ही इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आप ध्यान से देखेंगे, अब आप डिविडेंड पर शेयर, जिसको आप D से डिनोट कर सकते हैं, अर्निंग पर शेयर है, ई माना हमने अज्यूम किया, डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है, इट मींस 0.40 ई हमारा D हो गया। तो डिविडेंड हो गया इतना, और बच्चों EPS तो हम ये ही अज्यूम कर रहे हैं, मल्टीप्लायर हमें गिवन है P0 कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप देखेंगे P0 मल्टीप्लायर इनटू में D प्लस E डिवाइडेड बाई 3। और बच्चों इस मॉडल का जो अजम्पशन है वो हमें लेके चलना पड़ेगा, लेकिन यही अजम्पशन है कि इन्होंने आर्बिट्री बेसिस पर अनसाइंटिफिकली इन्होंने E को 3 से डिवाइड कर दिया। ये बेसिकली इन्होंने एक आर्बिट्री नंबर लिया, इसके लिए इस मॉडल को क्रिटिसाइज किया जाता है। मल्टीप्लायर के लिए भी इस मॉडल को क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन हमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना क्योंकि ये एग्जाम में आता ही नहीं है। तो हम क्यों टाइम लगाएं इस पर? आप अपना जितना टाइम मैंने लगाया है उतना टाइम सफिशिएंट है, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना और फायदा नहीं है। फिर भी मैंने इसके लॉजिक को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया आपके सामने एग्जाम्पल के थ्रू। P0 हमें मालूम नहीं है, मल्टीप्लायर 9 है, D हमें मालूम है अब 0.40 E, और बच्चों E तो E रहेगा, डिवाइडेड बाई 3 रहेगा। P0 अभी मालूम हो जाएगा, 9 इंटू में 1.20 E प्लस E डिवाइडेड बाई 3। हाँ जी सर, ये कैंसिल होकर आ गया 3, और ये हो गया 2.2 इंटू में 3, तो बच्चों आ जाएगा 6.60 E, ये हो गया P। बात समझ गए नहीं समझ गए? हाँ जी, तो इसका मतलब फॉर्मूले की हेल्प से हमने P0 की वैल्यू असर्टेन कर ली 6.60 E। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आप देखिए प्राइस, अर्निंग्स रेशियो कैसे निकलता है सर? PMPS डिवाइडेड बाय EPS। MPS कितना है? MPS को ही तो सर P0 बोलते हैं, और ये है ना सर 6 रुपीज 60 पैसा E, और EPS को हमने E से डिनोट करा है। तो बच्चों ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आएगा? 6.60 टाइम्स, जीरो ना लगा के छोड़ो, जीरो नहीं आएगा, 6.6 टाइम आ गया, बेसिकली 6.6 टाइम्स, दैट्स इट। ये हमारा PE रेशो हो गया। चलिए जल्दी से नोट डाउन करें, और उसके बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट मॉडल पर। फटाफट कर देते हैं नेक्स्ट मॉडल को भी।
और वो मॉडल है लिंटनर मॉडल, इस चैप्टर का लास्ट मॉडल, लास्ट अप्रोच, लास्ट थ्योरी, जो भी आप कहना चाहें। ध्यान से देखते हैं, फिफ्थ हम कह सकते हैं, इसको नंबर दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। लिंटनर मॉडल। बच्चों एग्जाम्पल जो दो मैं देने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखेंगे और सारी बातों को अच्छे से सुनेंगे आप, तो आपको इसका फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो लिंटनर मॉडल है ये मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के पर्पज से यूज नहीं होता। ये मॉडल केवल और केवल डिविडेंड की बात करता है कि नेक्स्ट ईयर में आप डिविडेंड देंगे तो डिविडेंड कितना होगा या कितना होना चाहिए। मतलब जितने भी हमने मॉडल अभी पढ़े, चाहे हमने पढ़ा वोल्टा मॉडल, चाहे गॉर्डन मॉडल पढ़ा, चाहे हमने मोदिग्लियानी एंड मिलर मॉडल पढ़ा, ये तीनों मॉडल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट मॉडल हैं। उसके बाद हमने अनइंपॉर्टेंट मॉडल ग्रैम एंड डॉड मॉडल पढ़ा। इन चारों मॉडल्स में मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने की बात होती है, लेकिन ये जो लिंटनर मॉडल है इसमें मार्केट प्राइस कितना होगा इसकी बात ही नहीं करता, इस चीज को इग्नोर कर देता है। ये जो लिंटनर मॉडल है वो बताता है कि नेक्स्ट ईयर में डिविडेंड कितना देना चाहिए कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को, इसकी बात करता है। तो लिंटनर मॉडल मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के रिगार्ड में साइलेंट रहता है, कुछ भी नहीं कहता है। किसकी बात करता है? हाउ मच डिविडेंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाई अ कंपनी टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके, जिसको हम D1 कह सकते हैं। इसका मतलब लिंटनर मॉडल केवल और केवल D1 को कैलकुलेट करने में हमारी एज ए कंपनी, एज ए फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी हेल्प करता है। बात समझ गए? मार्केट प्राइस को कंप्लीटली ये इग्नोर करता है। बाकी जो चार मॉडल हमने डिस्कस करे, वॉल्टर, गॉर्डन, मोदिग्लियानी, मिलर अप्रोच या मॉडल, और उसके बाद ग्रैम एंड डॉड मॉडल, इन सभी में मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने की बात होती है, जबकि लिंटनर मॉडल केवल डिविडेंड 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 की बात करता है, मार्केट प्राइस को इग्नोर कर देता है। समझ गए ना? ओके सर, ये तो बड़ी सिंपल सी बात हुई सर। हाँ जी बच्चों, अब हम बच्चों एक एग्जाम्पल समझेंगे। बहुत ध्यान से एग्जाम्पल यदि आपने समझ लिया ना ये, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों मैं लिख रहा हूं यहां पर D0। ओके सर, D0 का मतलब है लास्ट ईयर में जो डिविडेंड आप पे कर चुके हैं। कितना? मैंने मान लिया अपने एग्जाम्पल में 10 रुपए। ठीक है सर, इसका मतलब लास्ट ईयर में हमने डिविडेंड कितना पे किया अपने शेयर होल्डर्स को एज ए कंपनी? 10 रुपीज। करंट ईयर में अर्निंग्स पर शेयर, जिसको हम EPS 1 या E1V कह सकते हैं, और मैंने यहां लिख दिया करंट ईयर। बच्चों ध्यान देना, इसका फॉर्मूला मैं इसी कॉन्सेप्ट से, इसी एग्जांपल की हेल्प से डेराइव कर दूंगा। आपको लर्न करने की, रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए जी सर, तो अर्निंग पर शेयर हमने कंसिडर कर लिया 20 रुपीज, ये फर्स्ट ईयर का है। हमने कंसिडर कर लिया सेकेंड ईयर का अर्निंग पर शेयर 30 रुपीज। हमने कंसिडर कर लिया अर्निंग पर शेयर थर्ड ईयर का 10 रुपीज। ऐसा क्या हो सकता है? क्या? हाँ जी सर, हो सकता है। मतलब क्या? मतलब ध्यान से देखें, अर्निंग पर शेयर 1 का मतलब समझ रहे हैं? EPS 1 का मतलब है फर्स्ट ईयर के एंड में कंपनी को कितनी अर्निंग्स हुई? 20 रुपीज। सेकेंड ईयर के एंड में अर्निंग्स कितनी हुई कंपनी की? 30 रुपीज। क्या हो सकता है? हाँ जी सर, करंट ईयर के कंपैरिजन में सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में सेकेंड ईयर में, हम ऐसा भी कह सकते हैं फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में सेकेंड ईयर में अर्निंग्स हमारी 10 रुपए से बढ़ गई। इसके अलावा सेकेंड ईयर के कंपैरिजन में थर्ड ईयर में अर्निंग्स हमारी घट गई हैं। बोलो, हो सकता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में? हाँ जी सर, फर्स्ट ईयर में अर्निंग पर शेयर 20 रुपए था, सेकेंड ईयर में 30 रुपए हुआ, और थर्ड ईयर में 10 रुपीज हो गए। इसका मतलब थर्ड ईयर में अर्निंग पर शेयर कम हो गई। समझ गए ना? ओके सर, हो सकता है प्रैक्टिकली? हाँ जी सर, हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है। इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूं, ये लो, ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है। हाँ बच्चों, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ जी सर, हम समझ गए, प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है।
जितनी हम अर्निंग कमा रहे हैं इस साल में, जरूरी नहीं है उतना ही हम नेक्स्ट ईयर में कमाएं, जरूरी नहीं है उतना ही हम सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में कमाएं। अर्निंग में कम या ज्यादा हर साल में हो सकता है, फ्लक्चुएशंस हो सकती है, वेरी कर सकती है अर्निंग्स ईयर टू ईयर। यहां मैंने वही केस लिया है, फर्स्ट ईयर में अर्निंग 20 रुपए, सेकेंड ईयर में 30 रुपए और थर्ड ईयर में घटकर 10 रुपए रह गई, ठीक है ना। ओके सर, लास्ट ईयर का डिविडेंड 10 रुपए है अभी फिलहाल। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो मान लेते हैं 70% रिमेन्स कांस्टेंट फॉर लॉन्ग पीरियड। ये हमने अजम्पशन लिया कि डिविडेंड पे आउट रेशियो फर्स्ट ईयर में 70% ऑफ ईपीएस है, सेकेंड ईयर में भी 70% ही होगा, थर्ड ईयर में भी 70% होगा। हालांकि मैंने फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर की इंफॉर्मेशन आपको बताई नहीं है, लेकिन फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर में भी डिविडेंड पे आउट रेशियो 70% रहेगा, मतलब सेम रहेगा। ये मैंने यहां पर अज्यूम कर लिया। ऐसा ही लिंटनर मॉडल भी मानता है कि जो डिविडेंड पे आउट रेशियो यदि आपने डिसाइड करा आज इस ईयर के लिए, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो लॉन्ग पीरियड के लिए वही यूज किया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो मैंने 70% माना, 70% मान लिया, कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया 70%, तो आने वाले पीरियड में कंपनी 70 ही डिविडेंड पे आउट रेशियो मानेगी, सेम मानेगी। इसी वजह से ये किसका मानना है, ये लिंटनर मॉडल का एक अजम्पशन है कि जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा फॉर लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड का मतलब आप जानते हैं, समझ गए, 3, 4, 5, 10 साल तक, मतलब लॉन्ग पीरियड तक कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। यहां लॉन्ग पीरियड हम 3 साल तक का मान रहे हैं एग्जांपल में, तो तीनों सालों में डिविडेंड पे आउट रेशियो 70 माना जाएगा। ओके सर, अब आ जाते हैं आगे। बच्चों ध्यान से सुनते रहना, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं। जो भी फॉर्मूला है वो डेराइव कर लेंगे क्विकली हम इसी कॉन्सेप्ट से, इसी एग्जांपल से। ध्यान से देखिएगा बाप, मैंने यहां लिया D0। भाई D0 तो ऑलरेडी गिवन है ना, 10 रुपीज, ये गिवन है। ओके सर, मैंने लिख दिया गिवन है, मैंने भी यहां लिख दिया गिवन है। ध्यान से देखना, ध्यान से बच्चों देखते रहना। D1 भी मैंने लिख दिया। क्या लिखेंगे सर D1? बच्चों EPS1 इंटू में ₹20, ऐसा करते हैं, ₹20 ना लिखो भाई, 20 रुपीज़ तो ऑब्वियस सी बात है, EPS ही है, तो DP रेशो, ये भी थोड़ा सा सही तरीके से नहीं लिखा गया, प्रॉपर वे में लिखते हैं DP रेशो, और DP रेशो कांस्टेंट रहेगा। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, EPS 20 रुपीज़ है, 70% इज इक्वल टू 14 रुपीज़। ये आ गया 14 रुपीज़, ठीक है सर। D0 हमारा था 10 रुपीज़, लास्ट ईयर में डिविडेंड कितना पे किया, 10 रुपीज़, फर्स्ट ईयर के एंड में डिविडेंड पे किया 14 रुपीज़। आगे आ गया, ऐसा कह सकते हैं। D2 देखते हैं, EPS2 इंटू में DP रेशो, जो कि सेम रहेगा। तो बच्चों बताइए EPS2 कितना है सर, 30 रुपीज़ है, 70% आ गया 21 रुपीज़। इसके अलावा D3 की बात करते हैं, EPS3 इंटू में DP रेशो। सर यहाँ तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी शेयर होल्डर को लास्ट केस में। यदि हमें एज ए शेयर होल्डर ज़्यादा डिविडेंड लेने की आदत लग जाए और किसी साल में यदि हमें डिविडेंड कम मिले, तो हमें कंपनी से काफ़ी नाराज़गी होगी। बस बच्चों ये बात यदि आप समझ गए, तो इसी को हमें यहाँ कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करना है। ध्यान से देखना आप, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। ऐसे कर लेते हैं, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। सर इसमें तो आप एरोस बना रहे हैं, अभी तो कुछ ऐसा आपने लिखा नहीं जो हमें ध्यान से देखना पड़े, ऐसा ना कहो बच्चों।
सर आप अपनी मर्जी से कहने लगते हो, हमने कुछ नहीं कहा, आप जैसे जैसे बता रहे हैं हम तो केवल वैसे वैसे देखते जा रहे हैं। थैंक यू बच्चों। अब आप ध्यान से देखना, देखो लास्ट ईयर में हमने अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड पे किया, ध्यान से बताइएगा प्लीज। लास्ट ईयर में हमने अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड पे किया एज ए कंपनी। सर हमने अपने शेयर होल्डर्स को लास्ट ईयर में 10 रुपए पे किया। करंट ईयर में हम कितना पे कर रहे हैं सर? 14 रुपीज। नेक्स्ट ईयर में दैट इज सेकेंड ईयर में कितना पे करेंगे? 21 रुपीज। और सर थर्ड ईयर में तो हम केवल और केवल 7 रुपए पे करेंगे। थर्ड ईयर में तो सर हम केवल और केवल 7 रुपीज पे करेंगे। अब आप जरा शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, पिछले साल में शेयर होल्डर ने एक शेयर पर 10 रुपए डिविडेंड इनकम कमाई। फर्स्ट ईयर के एंड में 14 रुपीज, खुश हो गया शेयर होल्डर, खुश हो गया भैया पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में मुझे 14 रुपए डिविडेंड मिला है, मतलब 4 रुपए एक्स्ट्रा। 4 रुपए, यहां ध्यान देना, जरा ध्यान देना, इंक्रीज इन डिविडेंड, इंक्रीज इन डिविडेंड कितना, ध्यान से प्लीज। सर 14 रुपीज दे रहे हैं, लास्ट ईयर में 10 रुपीज था, इसका मतलब 4 रुपीज एक्स्ट्रा। तो इंक्रीज इन डिविडेंड, इंक्रीज इन डिविडेंड इन फर्स्ट ईयर, ऐसा भी लिख सकते हैं। 4 रुपीज इंक्रीज इन डिविडेंड इन फर्स्ट ईयर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। इंक्रीज इन डिविडेंड इन फर्स्ट ईयर 4 रुपीज, ध्यान देना जरा प्लीज। और इसके अलावा देखें जरा नेक्स्ट ईयर में, देखें नेक्स्ट ईयर में कितना हुआ, मतलब नेक्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में कितना हुआ भाई? सर सेकंड ईयर में इंक्रीज, अब मैं देखिए एरो बनाऊंगा, केवल एरो का मतलब है इंक्रीज इन डिविडेंड, एरो का मतलब इंक्रीज। कितना इंक्रीज हुआ सर? सर 7 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ इसमें, इस ईयर में बताएं प्लीज। एरो का मतलब अपवर्ड एरो है तो ये इंक्रीज है, इंक्रीज इन डिविडेंड। सर इंक्रीज नहीं है यहां तो, सर यहां तो इंक्रीज नहीं है, यहां तो सर डिक्रीज करें ना आप, अप डाउनवर्ड जाएगा एरो। ओके सर, ओके बच्चों बिल्कुल सही बताया। डिक्रीज इन डिविडेंड कितना सर? 14 रुपीज का डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन डिविडेंड या डिक्लाइन इन डिविडेंड भी लिख सकते हैं, माइन ब्रैकेट में लिख सकता हूं बच्चों। अब आप नोटिस करें, यहां 7 रुपए का इंक्रीमेंट है, यहां माइनस हो गया, यहां 4 रुपए। अब एक बात बताइए, यदि हर साल इनकम बढ़ती रहे लॉन्ग पीरियड तक, पिछले साल के कंपैरिजन में हर साल अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, तो डिविडेंड भी बढ़ता हुआ मिलेगा, डिविडेंड भी बढ़ता रहेगा हर साल। यदि अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है हर साल, अर्निंग पर शेयर में इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल, तो बच्चों डिविडेंड भी इंक्रीज होगा ना हर साल। ये ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में आपने डिविडेंड दे दिया, जो भी दे रहे हैं देते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनीज के सामने। इस साल में जितनी अर्निंग है जरूरी नहीं है अगली साल में उससे ज्यादा ही हमेशा अर्निंग हो। अर्निंग्स में डिक्लाइन भी हो सकता है, अर्निंग्स इंक्रीज भी हो सकती हैं। ये ज्यादा प्रैक्टिकल वे में आपको समझना होगा। मतलब अर्निंग्स में फ्लक्चुएशंस होती हैं, अर्निंग्स में फ्लक्चुएशंस होती हैं, इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं। जो स्टैटिक नहीं होती अर्निंग्स, डिविडेंड भी स्टैटिक नहीं होता है, बात समझ रहे हैं ना। तो अर्निंग्स क्या हो रही है, फ्लक्चुएट होने के चांसेस ज्यादा है। इसी वजह से फर्स्ट ईयर में मैंने अर्निंग्स को लिया 20 रुपए, सेकेंड ईयर में मैंने लिया कितना 30 रुपए, और थर्ड ईयर में लिया मैंने 10 रुपए। ये ज्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है। तो यदि आप डी देखेंगे तो डी हमारा 10 रुपए, 10 रुपए से बढ़कर फर्स्ट ईयर के एंड में 14 हुआ। इसका मतलब डिविडेंड में पिछले साल के कंपैरिजन में 4 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया। अब एक बात बताइए, यदि हम 4 रुपए, मतलब यदि हम 14 रुपए डिविडेंड दे देते हैं, 14 रुपए डिविडेंड देते हैं फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में 21 रुपीज का डिविडेंड देते हैं, और थर्ड ईयर में 7 रुपीज का डिविडेंड देते हैं,
फर्स्ट ईयर में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, शेयर होल्डर कहेगा भाई पिछले साल में 10 रुपए दिया था और फर्स्ट ईयर में 14 रुपए दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खुश हो गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सेकेंड ईयर में डिविडेंड 14 रुपए से बढ़कर 21 रुपए मिल रहा है, शेयर होल्डर बहुत ज्यादा खुश हो गया कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार 7 रुपए एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल रहा है मुझे सेकेंड ईयर में। लेकिन जितना ज्यादा वो सेकेंड ईयर में खुश हुआ था 7 रुपए एक्स्ट्रा डिविडेंड पाकर, उतना ही ज्यादा दुखी होगा वो थर्ड ईयर में जब वो देखेगा कि 21 रुपए से घटकर उसका डिविडेंड थर्ड ईयर में केवल 7 रुपए रह गया है। मतलब 14 रुपए डिक्लाइन हुआ डिविडेंड में, बात समझ गए ना, तो वो बड़ा दुखी होगा। तो ऐसी सिचुएशन में लिंटनर ने कहा कि आप ऐसा करो ना, ऐसा करो जितना डिविडेंड आप कमा रहे हैं, जितना एक्स्ट्रा डिविडेंड आप देना चाहते हैं सारा ना दे। मतलब उन्होंने कहा, लिंटनर ने कहा ये सारा डिविडेंड ना दे भाई, ये जो 4 रुपए है 7 रुपए है सारा ना दे, सारा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक साल आपने ज्यादा दे दिया, दूसरी साल भी आपने ज्यादा दे दिया, तीसरी साल आपने डिविडेंड कम दिया, चौथी साल भी डिविडेंड कम दिया, क्योंकि अर्निंग उस हिसाब से बढ़ नहीं रही है। तो शेयर होल्डर अपनी इनकम को एस्टिमेट नहीं कर पाएगा, शेयर होल्डर के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, डाउट आ जाएगा, कंफ्यूजन आ जाएगा कि अगली साल में मुझे डिविडेंड कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कैसी कंपनी है ये, बात समझ गए ना। तो ऐसी सिचुएशन में लिंटनर ने कहा जो ये 4 रुपए का डिविडेंड है फर्स्ट ईयर में, 4 रुपए का जो एक्स्ट्रा डिविडेंड है ना फर्स्ट ईयर में, वो पूरा ना दें आप, उसमें से कुछ अपने पास रखें और कुछ दे दें। कुछ कितना दे दें? जैसे 4 रुपए का मान लेते हैं, 4 रुपए का हम दे देते हैं, 70 तो ये था ना, मान लेते हैं कुछ और, 4 रुपए का 60%, 4 रुपए का 60% आ गया कितना, 2 रुपये 40 पैसा। इसका मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में डिविडेंड, इंक्रीमेंटल डिविडेंड 4 रुपए का बन रहे, लेकिन लिंटनर साहब कह रहे हैं 4 रुपए मत दो, केवल कितना दो, 2 रुपये 40 पैसे। इसका मतलब 10 रुपए तो देंगे ही देंगे, प्लस एक्स्ट्रा कितना दें फर्स्ट ईयर के एंड में, 2 रुपये 40 पैसे। वैसे कितना देना होगा? यदि हम लिंटनर साहब की बात ना माने तो वैसे कितना बन रहा है हमारा डिविडेंड? सर वैसे बन रहा है कितना, वैसे डिविडेंड बन रहा है हमारा 14 रुपीज। लेकिन अब हम कितना डिविडेंड देंगे? अब हम देंगे 2 रुपये 40 पैसे प्लस 10 रुपए, 2 रुपये 40 पैसे प्लस 10 रुपए, दैट इज 2 रुपये 40 पैसे प्लस 10 रुपए, दैट इज 12 रुपीज 40 पैसा डिविडेंड दिया जाना चाहिए एज पर लिंटनर मॉडल। 12 रुपीज 40 पैसा डिविडेंड देना चाहिए एज पर लिंटनर मॉडल। ये सर समझ नहीं आया, ये 60% किसने डिसाइड किया? ये कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि भाई फर्स्ट ईयर में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, फर्स्ट ईयर में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डिविडेंड 4 रुपए एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए। लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है भाई 4 रुपए एक्स्ट्रा मत दो, 4 रुपए का केवल और केवल 60% आप दे दो। 4 रुपए का कितना दो? 60%, मतलब 4 रुपए मत दो, कितना दो? 2 रुपये 40 पैसे। और 10 रुपए तो आप देंगे देंगे, क्योंकि लास्ट ईयर के डिविडेंड पर ही फर्स्ट ईयर का डिविडेंड बेस्ड होगा, सेकंड ईयर के डिविडेंड बेस्ड होगा फर्स्ट ईयर के डिविडेंड पर, थर्ड ईयर का डिविडेंड होगा सेकंड ईयर के डिविडेंड पर बेस्ड। इसलिए 10 रुपए तो देंगे देंगे जो लास्ट ईयर का डिविडेंड है, और इसके अलावा 2 रुपये 40 पैसे देंगे। 60% ये किसने डिसाइड किया? it is decided by the management of a company। ये किसने डिसाइड करा? 60%। ये डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं है बच्चों, डिविडेंड पे आउट रेशियो ये रहा, देखो 70% है यहाँ डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये 60% कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि जो इंक्रीमेंटल डिविडेंड है वो 4 रुपए बन रहा है। 4 रुपए ना दो, 4 रुपए दोगे तो अगली साल में भी ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा, और अगली साल में आपकी अर्निंग कम हुई तो डिविडेंड कम मिलेगा, शेयर होल्डर नाराज हो जाएगा। इसीलिए बेटर है कि जितनी ज्यादा अर्निंग हो रही है तो सारा डिविडेंड ना दो, जितनी ज्यादा अर्निंग हो रही है उस हिसाब से ज्यादा डिविडेंड मत दो, डिविडेंड को थोड़ा सा रोक के दो, थोड़ा सा रोक के दो। बात समझ गए ना? ये बेसिक सी बात है। तो ये जो 12 रुपए
₹12.40 ये जो डी आया, D1 आया है, इसी को हम यहां पर डिस्कस कर देते हैं। इस तरीके से ये वाला पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से पहले नोट डाउन कर लो ₹12.40 कैसे आया। देखो ध्यान से, ₹12.40 को ही D1 बोलेंगे। D0 प्लस अर्निंग पर शेयर इनटू में डिविडेंड पे आउट रेशो, और D0 तो दे चुके हैं, इनटू में एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर वो फैक्टर होगा, यहां पर एडजस्टमेंट फैक्टर का मतलब है, एडजस्टमेंट फैक्टर का मतलब है ये 60% जो मैनेजमेंट ने डिसाइड करा है, ये 60% जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है। ठीक है बच्चों, ये जो 60% है जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि इंक्रीमेंटल डिविडेंड ₹4 है, उसका 60% डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वो उसको एडजस्टमेंट फैक्टर बोला लिंटनर मॉडल ने। तो आप देखिए D1 ₹12.40 आना चाहिए, D0 कितना है ₹10। ई कितना है भाई, ई कितना है बोलो जल्दी से। ई है सर फर्स्ट ईयर के एंड में, ई जल्दी बोलो ₹20। डिविडेंड पे आउट रेशो 70%, ₹14 आया, ₹14 में से ₹10 तो ऑलरेडी दे ही चुके हैं D0 के रूप में, इनटू में एडजस्टमेंट फैक्टर है 60%। जरा क्विकली देख लेते हैं आप, तो ये आ गया 10 प्लस कितना आएगा 14 माइनस 10, इंक्रीमेंटल डिविडेंड हो गया ₹4, इनटू में 60%, तो ₹10 प्लस 4 का 60%, ₹2.40, ये आ गया ₹12.40। यस सर, ये बेसिक सी बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, यही हमारा फॉर्मूला है, यही बच्चों लॉजिक है इसके पीछे, यही बेसिकली फॉर्मूला है यहाँ पर। समझे नहीं समझे आप, इसी को हम यहाँ कहेंगे, इसी को बच्चों हम इसको ही यहाँ फॉर्मूले का नाम दे देंगे, इसी को बच्चों हम फॉर्मूले का नाम दे देंगे। और फॉर्मूले में क्या होगा, ये होगा D0 और फिर EPS1 इनटू में डिविडेंड पे आउट रेशो माइनस D0 और इनटू में एडजस्टमेंट फैक्टर विच इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू पे इंक्रीमेंटल डिविडेंड्स पार्ट, टू पे इंक्रीमेंटल्स डिविडेंड्स पार्ट, पोर्शन भी कह सकते हैं आप। क्विकली नोट डाउन करो आप, और फिर हम इस मॉडल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन कर लेते हैं और ये चैप्टर हमारा डिविडेंड डिसीजन का कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से नोट डाउन करो आप प्लीज। जल्दी से नोट डाउन करो प्लीज बच्चों। और आपने अच्छे से ये नोट डाउन कर लिया होगा पूरा पार्ट। ये देखिए बच्चों, आपने पूरा पार्ट अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप। ऐसी एरो वगैरह लगा के लिख लीजिए प्लीज़, मुझे उम्मीद है कि आपने किया होगा नोट डाउन। आ जाते हैं आगे और क्वेश्चन निकालते हैं कौन सा। 33 तो हमने कर लिया प्यारे बच्चों, 32 कर लिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 30 पर। देखिए, गिवन द लास्ट ईयर्स डिविडेंड, ये हमें दिया हुआ है D0 है ये। एडजस्टमेंट फैक्टर को हम AF बोलेंगे। ई हमें गिवन है EPS1, पे आउट रेशो, टारगेट पे आउट रेशो या डिविडेंड पे आउट रेशो कहेंगे। हमें क्या करना है, करंट ईयर्स डिविडेंड कैलकुलेट करना है, मतलब D1 कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा प्लीज क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है 30th, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए D1 सिंपल होगा, D1 इज इक्वल टू D0, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, गॉर्डन मॉडल में भी D0 पर ही बेस्ड होता है D1, यहां भी वही लेंगे। EPS1 इनटू में डिविडेंड पे आउट रेशो या टारगेट पे आउट रेशो भी कह सकते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशो को टारगेट पे आउट रेशो भी आप कह सकते हैं। और माइनस करेंगे D0 इनटू में AF, जो मैंने एग्जांपल अभी आपको बताया उसको ध्यान से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो बच्चों लास्ट ईयर डिविडेंड है हमारा ₹9.80, बिल्कुल सही जवाब। लास्ट ईयर में EPS है आपका ₹20 और डिविडेंड पे आउट रेशियो है 60%।
माइनस 9 रुपये 80 पैसा इंक्रीमेंटल डिविडेंड, इन दोनों का डिफरेंस आएगा और उसको 45% आई थिंक ना, यस 45% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 रुपये 80 पैसा प्लस 12 रुपये आएगा, 12 माइनस 9 रुपये 80 पैसा इंटू में 45%, तो 9 एक सेकेंड 12 माइनस 9 रुपये 80 पैसा इंटू में 45% करेंगे, प्लस कर देंगे 9 रुपये 80 पैसा, तो बच्चों ये आ जाएगा लगभग कितना 10 रुपये 79 पैसा, ये ही आ रहा है। चेक कर लो आप भी, चाहे चेक कर लीजिए प्लीज़ बच्चों, चेक कर लीजिए प्लीज़। यहाँ जब इस तरीके का क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आपको लिखना होगा राइट, D1 का मतलब क्या है, D1 का मतलब है डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 1। D0 का मतलब है लास्ट ईयर्स डिविडेंड। EPS का मतलब है अर्निंग्स पर शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 1। इसके अलावा AF का मतलब है एडजस्टमेंट फैक्टर, टारगेट पे आउट रेशो, वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वही डिविडेंड पे आउट रेशो है बेसिकली, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। एक काम कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल डिविडेंड जरूर लिख सकते हैं, इंक्रीमेंटल डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 1, उसको डिनोट करेंगे EPS1 इंटू में DP रेशो माइनस D0। इस तरीके से इंक्रीमेंटल डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर 1 निकल जाएगा। प्लीज़ जल्दी से नोट डाउन कर लो, यदि क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन 31 एंड देन दिस चैप्टर इज गोइंग टू ओवर। चलिए, वैसे मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया इस पर, इस पर्टिकुलर 2 टॉपिक्स पर, 2 मॉडल्स पर, लेकिन कोई बात नहीं, आपको क्लियर होना चाहिए। सुरभि लिमिटेड फॉलोज लिंटनर्स, बच्चों स्पेलिंग वही है जो मैंने लिखी, लिंटनर्स मॉडल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट ईयर इट हैड डिक्लेयर अ डिविडेंड 5 रुपीज़, इसका मतलब ये D0 है। पे आउट रेशो दिया हुआ है DP रेशो। आगे सर अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है EPS1। सुरभि व्यूज दैट ओनली 50%, बच्चों ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओनली 50% ऑफ द इंक्रीमेंटल डिविडेंड कैन बी मेंटेन इन द ईयर टू कम। आने वाली साल में जितना इंक्रीमेंटल डिविडेंड होगा उसका केवल 50% दिया जा रहा है, मतलब ये एडजस्टमेंट फैक्टर है। प्लीज इस बात को ध्यान में रखना, ये एडजस्टमेंट फैक्टर हुआ। 50% of the incremental dividend can be maintained in the years to come, right? Okay, dividend payout ratio already given है 70%, EPS1 हमें 10 रुपीज दिया हुआ है, D0 हमें दिया हुआ है 5 रुपीज। चलिए जी शुरू हो जाइएगा। क्वेश्चन 31 और ये RTP का क्वेश्चन है, रिवीजन टेस्ट पेपर का, राइट? ओके सर, पुरानी रिवीजन टेस्ट पेपर का है, करंट का नहीं है। D0 हमें गिवन है 5 रुपीज, गिवन है जी, गिवन है। EPS भी गिवन है 10 रुपीज, गिवन है जी, गिवन है। डिविडेंड पे आउट रेशो, जिसको टारगेट पे आउट रेशो भी कह सकते हैं, टारगेट, और ये लॉन्ग टर्म के लिए कांस्टेंट रहेगा। टारगेट पे आउट रेशो लॉन्ग टर्म के लिए कांस्टेंट रहेगा। कितना भाई, कितना भाई, कितना? 70% है सर, 70%, ये भी गिवन है। ओके जी, और क्या गिवन है? सब कुछ तो हो गया सर, और क्या चाहिए?
₹10, ₹5, 50, यहाँ लिख देते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर AF 50% ऑफ इंक्रीमेंटल डिविडेंड टू बी पेड। तो बच्चों D1 इज इक्वल टू क्या होगा, D0 इंक्रीमेंटल डिविडेंड निकलेगा EPS1 इंटू में DP रेशो, और D0 पहले ही कंसिडर कर लिया है तो ये आ जाएगा इस तरीके से। और प्यारे बच्चों बस मल्टीप्लाई कर लेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर से, दैट्स इट। D0 हमें मालूम नहीं है, D0 मालूम है, D1 नहीं मालूम है, वो निकाल रहे हैं। EPS 10 रुपीज़ गिवन है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 70% गिवन है, माइनस करेंगे 5 रुपीज़, है ना बच्चों, और इन टू में कर देंगे क्या 50%। तो ये आ गया 5 रुपीज़ प्लस 7 माइनस 5 इंटू में 50%, इसका मतलब हो गया 5 + 1 दैट इज 6 रुपीज़। तो बच्चों D1 आ गया 6 रुपीज़, दैट्स इट। डिविडेंड पे आउट का मतलब यहाँ पर असर्टेन करने के लिए कहा था, असर्टेन डिविडेंड पे आउट। बच्चों यहाँ ये जो लिखा हुआ है ना वर्ड, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये डिविडेंड पे आउट असर्टेन करना है, इसका मतलब है, लिख लीजिएगा प्लीज़, इसका मतलब है D1। चलिए जी, इसका असर्टेन द डिविडेंड पे आउट, इसका मतलब है D1, क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो तो ऑलरेडी गिवन है तो उसको थोड़ी कैलकुलेट करवाएगा। डिविडेंड पे आउट का मतलब यहाँ पर D1 है, जब डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, D1 हमें कैलकुलेट करना है। असर्टेन द डिविडेंड पे आउट मीन्स D1, प्लीज हाईलाइट कर लीजिए। ओके सर, अब आप नोट डाउन करो इसको। ये चैप्टर बच्चों इस तरीके से हमारा ओवर हो जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। चलिए बच्चों, ओके बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।